नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया की नेशन जो है वो हथियार उठा रही हैं। यूरोप की सबसे बड़ी मिसाल है कि यूरोप तो एक वेलफेयर की एक मॉडल नेशंस हैं, और वो भी अब अपने सोशल प्रोग्राम से पैसा निकालकर जो है वो असले की फैक्ट्रीज लगा रही हैं और री आर्मामेंट की तरफ जब यूरोप जा रहा है। बाकी नेशंस की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो वो भी आर्मीज बनाने की बात कर रही हैं, हथियार खरीद रही हैं, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो न्यूक्लियर बनाने की तरफ भी सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का एविडेंस है कि दुनिया बड़ी जंगों की तरफ जा रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो एक सिस्टम था जिसके अंदर थोड़ी बहुत गारंटीज जो है वो थी मुल्कों के लिए, वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया है। और ये जो सिस्टम था ये भी कोई आइडियल सिस्टम नहीं था, इसमें भी बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जब अटैक्स हुए उनकी सोवरेनिटी को जो है वो वायलेट किया गया। लेकिन अब तो बिल्कुल ही किसी की कोई अहमियत नहीं है, कोई सिक्योरिटी गारंटी, किसी की कोई बात, किसी का कोई डायलॉग, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस वक्त आप देखें तो वेनेजुएला से लेकर लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर और अफ्रीका से लेकर और पैसिफिक तक अगर आप देखें तो बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट्स वो हो रही हैं। डेनमार्क ने आज कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप सबसे डेंजरस तरीन टाइम इस वक्त देख रहा है, जो बहुत बड़ी जंग जब यूरोप के अंदर छेड़ सकता है। सबसे डेंजरस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक डीप कंस्पिरेसी का सामना है, ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस को बल्कि पूरे रीजन को। और इस डीप कंस्पिरेसी को जो है वो पीस प्रपोजल का जो है वो नाम दिया गया है, जिसमें एक चीज शामिल नहीं है और वो है पीस। इसमें पीस बिल्कुल शामिल नहीं है, अलबत्ता इसको तारीख का सबसे बड़ा पीस प्रपोजल जो है वो अमेरिकी सदर जो है वो करार दे रहे हैं। तो इसके साथ अब कैसे इसको कन्फ्रंट कैसे करना है, इसको हां करना है या इसको ना करना है, इसके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं, और इसकी रिजेक्शन में भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स जब डिस्कस किए जा रहे हैं। मिस्र और टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो कतर के अंदर मौजूद हैं, और फलस्तीनी कमांडर्स के साथ, लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें जब हो रही हैं। तो सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी हैं और रिजेक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स भी हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये पीस के लिए कोई कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट नहीं है। और एक बात बिल्कुल तय है कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में भी कोई जंगें खत्म नहीं होने वाली हैं, और जब तक इजराइल मौजूद है इस रीजन से जंगें खत्म नहीं होंगी, बल्कि बाकी मुल्क भी निशाना बनेंगे। और हो सकता है कल को इजराइल जब वो मिस्र के ऊपर अटैक कर दे, हो सकता है सिनाई के अंदर वो कोई जवाब बनाकर जब वो दाखिल हो जाए। तो जब तक इजराइल मौजूद है यहां पर जंगें खत्म होने वाली नहीं है, और इजराइल अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो नहीं बदलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन, रिकग्निशन, ये किसी को कोई प्रोटेक्शन जो है वो फराहम नहीं कर सकेगी, बल्कि देखें इन मुल्कों को वो मजीद कमजोर करेगी। जॉर्डन और मिस्र ने क्या हासिल कर लिया है, ये मुल्क तो ज्यादा कमजोर हुए हैं, दोनों की इकोनॉमीज देखें, दोनों की मिलिट्रीज देखें, और वो तो अपने फैसले भी खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कोई इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन में जाएगा वो उल्टा इजराइल के मजीद शिकंजे में होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में आप देखें तो सिर्फ एक ही नेशन है जो आजादाना अपने फैसले कर रहा है, और वो ईरान है। बाकी सब जो अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी बनकर बैठे हुए हैं वो तो अपने आजाद फैसले भी नहीं कर सकते। और अगर दूसरा मुल्क अगर हम कहें तो वो टर्की है, जो किसी हद तक और बहुत हद तक अपने आजाद फैसले जो है वो कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो बड़ी मिलिट्री नेशन है, और फिर उनकी इजारे की हिस्ट्री भी है, और एक बड़ी मिलिट्री नेशन है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप अपनी मिलिट्रीज को तैयार करें। ये अमेरिकी मुआहदे, ये इजरायली मुआहदे, ये कोई अमन यहां पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विल ही नहीं है पीस की। अब देखिए कि जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनके सामने किस तरह की शरारत रखी जा रही है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हाँ और ना करो। उनके पास अमेंडमेंट की भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहें कि ऐसा, अच्छा इस शिक को जो है वो इस तरह से बदल दिया जाए, इस क्लॉज को जो इस तरह से, ये भी ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो ऐसे पीस होता है, यानी दुनिया के सबसे बड़े मसले को आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप गुड फेथ के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बिहेवियर के साथ आप सुलझाएंगे कि जो सबसे बड़ा विक्टिम है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी जुबान खोल सके कि बादशाह सलामत इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, जो जेनोसाइड हुई है, उसका क्या करना है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो इससे तो कोई अमन आने वाला नहीं है। और सबसे बढ़कर जिसके लिए जंग जारी है, फलस्तीनी रियासत, वो इसमें शामिल ही नहीं है। तो अगले आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े अहम होंगे कि उसमें हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मामला जब वो किस तरफ जा रहे हैं। ईरान की जंग को आपने कीप इन माइंड रखना है, क्योंकि ये तो मामला है ना सिर्फ गजा का, उसमें वेस्ट बैंक शामिल नहीं है, उसमें लेबनान शामिल नहीं है, उसमें सीरिया शामिल नहीं है, उसमें ईरान शामिल नहीं है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान जंग की भरपूर तैयारियां नजर आ रही हैं। आज से एक हफ्ता कबल एक रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी कि थार्ड सिस्टम जो है वो इजराइल में डिप्लॉय किया जा रहा है। बाकी मुल्कों से भी अमेरिका अपना थार्ड सिस्टम निकाल कर जो वो इजराइल में डिप्लॉय कर रहा है। और आज खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका अपने जो फ्यूल टैंकर्स है वो शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। वो किसके खिलाफ जब शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो वो ईरान के साथ जंग के लिए जब शिफ्ट किए जा रहे हैं। अ न्यू वॉर विद ईरान इज इंक्रीजिंगली लाइकली, मतलब रोज बरोज
ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान की जंग के हम करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। यूएस जो है वो मैसिव नंबर्स ऑफ फाइटर जेट्स भेज रहा है और रीफ्यूलिंग टैंकर जो है वो मिडिल ईस्ट भेज रहा है। बहुत सारे जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ जो है वो बर्तानिया में खड़े हुए हैं, सिर्फ उनको ऑर्डर का इंतजार है और वो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जब डिप्लॉय होंगे। तो ये सब जो है वो किसकी तैयारी की जा रही है? हो सकता है कि ये जो अभी नेतन्याहू का दौरा हुआ है इसमें ईरान जंग का अप्रूवल दे दिया गया हो, ये बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि जो लास्ट अप्रूवल है वो भी ऐसा ही था, उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और थी कि नेतन्याहू और ट्रंप का झगड़ा हो गया है, ये हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि नहीं, उसी मुलाकात में ईरान जंग का अप्रूवल दे दिया गया था और उसी में यह तय हुआ था कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करेगा, डिप्लोमेसी करेगा और फिर उसी को जवाब बनाकर ईरान पर हमला कर दिया जाएगा कि ईरान तो तैयार ही नहीं है डिप्लोमेसी के लिए और पीस के लिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यहां पर ट्रांसफर करना, थर्ड सिस्टम इजराइल के अंदर डिप्लॉय करना और इजराइल की जो वाजे मंसूबे हैं वो भी हमारे सामने है। फिर ईरान पर सैंक्शंस लग चुकी हैं, ईरान फिर एनपीटी से जब निकलने जा रहा है, ये सारी चीजें। दो जंगें इस वक्त हो रही हैं, एक जंग हमारे सामने है यानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, बंदूकों के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन एक जंग जो इसके हमपल्ला है या इससे भी बड़ी जंग है वो पर्दे के पीछे है और वो है पीआर वॉर, नैरेटिव की वॉर, पब्लिक सपोर्ट की वॉर, लिजिटिमेसी की वॉर, वेस्टर्न पब्लिक सपोर्ट की जंग जो कि इजराइल हार चुका है। अब इजराइल उसको रिवर्स करने के लिए अपनी तमाम ताकत, अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह से पैनिक में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन इजराइल के हक में ना हुई तो फिर आने वाले सालों में इजराइल के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इजराइल की सपोर्ट जारी नहीं रख सकती इन अ लॉन्ग टर्म, अमेरिकन गवर्नमेंट भी जारी नहीं रख सकती अगर ये पब्लिक ओपिनियन जब वो दोबारा से रिवर्स ना हुई। तो इसके लिए इजराइल पूरा जोर लगा रहा है। अब आप जरा देखिए, ये वो चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं और एक पूरी जंग है जो जारी है। ताजा तरीन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को $7,000 पर पोस्ट जो है वो पे कर रहा है। अगर इजराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट की जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, टिकटॉक पर कोई वीडियो बनाई जाती है, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोस्ट की जाती है, तो $7,000 उस इन्फ्लुएंसर को दिए जा रहे हैं। अभी जब नेतन्याहू गया है तो आप देखिए उसने सबसे पहली मुलाकात है वो अमेरिकन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से की है। उसने CNN और बाकी मीडिया के एंकर्स को नहीं बुलाया, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज है वो ये है और इसने इजराइल को सबसे ज्यादा डैमेज किया, इसने इजराइल को एक्सपोज किया। अब एक और अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट देखिए, इजराइल जो है वो ये चाहता है कि चैट जीपीटी को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि ये मोर प्रो इजराइल हो। फिर एक और एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनके कंटेंट को इजराइल के लिए जो है वो मोल्ड किया जाएगा, एल्गोरिदम को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा कि इजराइल का नैरेटिव जो है वो मजीद सामने आए, जो इजराइल के खिलाफ बात करेगा उसकी आवाज को वहां पर दबा दिया जाएगा। इस तरह से एल्गोरिदम जो है वो मैनेज किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको मैनेज किया जाए और वो सारे जो हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंक्लूडिंग चैट जीपीटी जो हम बात कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो मोर सपोर्टिव होने चाहिए और मोर अलाइंड होने चाहिए विद द इजरायली नैरेटिव। तो ये काम वो कई सेंचुरीज से करते आए हैं, कई सेंचुरीज में उनके पास उस वक्त के जो सबसे बड़े टूल्स थे उनको उन्होंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने नैरेटिव्स के मुताबिक जब वो अलाइन किया है। खासकर पिछली सेंचुरी से जब से मीडिया इनके कंट्रोल में आया है तो तब से वो इसको इस्तेमाल करते आए हैं और अब ये जो मॉडर्न मीडिया है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस सब को भी वो अपने अंदाज के अंदर जब चलाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा डेंजरस मामला है और वेस्ट के लोगों को इसमें देखना है, वेस्ट की गवर्नमेंट्स को देखना है और देखिए ये किस तरह से ओपनली वहां पर ऑपरेट करते हैं। क्या किसी दूसरे मुल्क को भी ये परमिशन है कि वो अमेरिका में जाकर इस तरह के मुआहदे कर सके? उसको तो CIA फौरी उठा के जब फेंकेगी। तो सिर्फ इजराइल को ये अलाउ है कि वो अमेरिकन पब्लिक को कोई भी फैक्ट जब वो मोल्ड करके और उसको डिसरप्ट करके उनके सामने जब वो हकायक को धुंधला कर पेश किया जा सकता है और वो ओपनली वहां पर ऑपरेट करते हैं। हालांकि अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर भी रहा है कि ऐसा हो रहा है, फिर भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा कि बरतानिया के फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है और बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के, जॉर्ज गैलवे, उनके खिलाफ इजराइल एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तो हमास के लीडर हैं, उनके खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फेक इमेजेस बनाई जा रही हैं और इस्माइल हानिया के साथ कभी वो खड़े हैं कभी, और उसको इजराइल के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है वहां से भी जो वो शेयर किया गया कि ये तो हमास का जब लीडर है। तो कैसे वो वेस्टर्न जो नेशनल्स हैं उनको वो थ्रेट करते हैं ओपनली और उनके खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये वेस्ट को भी सोचना चाहिए कि ये कानूनी उनके मफाद में भी नहीं है और बेसिकली ये किसी के मफाद में भी नहीं है। इसलिए किंग फैसल ने कहा था ये किसी के भी इत्तेहादी नहीं है। तो मिडिल ईस्ट के मुल्कों को तो अच्छे से समझ जाना चाहिए कि ये इनके तो बिल्कुल इत्तेहादी नहीं है। अच्छा सवाल जो है वो जब हमास ने हाँ या ना का फैसला करना है तो नेतन्याहू वापस आया इजराइल और सबसे पहले उसने कैबिनेट की जब मीटिंग बुलाई है और उसमें उसने पता नहीं क्या डिस्कस किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर उसका बयान आया है कि गजा में जो भी रहेगा हमारे लिए वो टेररिस्ट है। यानी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फलस्तीनी गजा में रह सकते हैं,
इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग के बाद यह कह रहा है कि गजा में जो भी रहेगा वो हमारे लिए टेररिस्ट है। कात जो है इसने फाइनल वार्निंग जो है वो गजा को जारी की है। वी विल कंसीडर एनीवन हु रिमेन्स इन गाजा अ टेररिस्ट। और इन्होंने जो है वो गजा जो सिटी है, नॉर्थ गजा, उस पर मजीद मुहासरा बढ़ाने का फैसला किया। ऑलरेडी वो मुहासरे में है, लेकिन एक क्रॉसिंग जो है वो खुली हुई थी और उसमें बड़ा नाम जो है इमदाद अंदर जा रही थी, अब उसको भी बंद करने का इन्होंने फैसला किया। इजरायली आर्मी जो है वो सफोकेटिंग सीज मुहासरा जो है वो लाखों फलस्तीनी जो गजा सिटी में मौजूद है उन पर ये लगाने जा रहे हैं। इसमें कोई फूड अंदर दाखिल नहीं होगा, कोई सिटीजन की मूवमेंट नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो वेपन ऑफ स्टारवेशन जो है वो मजीद ताकत के साथ, ब्रूटैलिटी के साथ इस्तेमाल होने जा रहा है। तो देखिए एग्रीमेंट में ये क्या साइन करके आए हैं, किस चीज पर एग्री हो रहे हैं, इधर बयान कुछ और दे रहे हैं। तो ये भी इजराइल का एक ट्रिक है जो माजी में नेतन्याहू ने इस्तेमाल किया है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते हैं कि ये मैसेज देते हैं हमास को, फलस्तीनियों को, कि हम तो किसी एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और 2 बार ऐसा हुआ है कि इन स्टेटमेंट्स की वजह से हमास है वो पीछे हट जाती है कि भाई जब इन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं करना, उनका तो बिहेवियर ये है, तो फिर हम इस पर एग्री क्यों करें। तो अभी वो वही वाला ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो क्यों चाहते हैं कि ये हमास इस पर एग्री ना करे। इंटरेस्टिंग बात है, जब सारा ही मुआहिदा उनकी फेवर में है तो फिर वो क्यों चाह रहे हैं कि हमास इसके ऊपर किस सूरत जब एग्री ना करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कात के इस धमकियों के जवाब में हमास ने जब रॉकेट फायर किए, देखिए बुनियादी बात यह है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। इसी गजा सिटी में 3 हफ्ते कबल इजराइल अपनी फौज दाखिल करता है और इस बयानिए के साथ करता है कि अब ये हमास का लास्ट जो है वो होल्ड आउट है और अब हमास को बिल्कुल हम सफा हस्ती से निस्तो नमूद करने जा रहे हैं, सफा हस्ती से मिटाने जा रहे हैं, इसको क्रश करने जा रहे हैं। हालांकि कई बार वो गजा सिटी में, बाकी एरियाज में, खान यूनिस में दाखिल हुए हैं कि इस बार हम हमास को क्रश करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार तो उनका फाइनल ऑफ द फाइनल था कि अब हम गए और बस मिटा के वापस आए। तो गजा सिटी में क्या उखाड़ लिया इन्होंने, सिवाय सिविलियंस को मारने के। वहां पर इजरायली हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं और अपने फौजियों को ट्रांसफर कर रहे हैं, डेड एंड वुंडेड। कितने इनके फौजी जब यहां पर मारे जा चुके हैं, कितने जख्मी हुए, तो हमास तो फिर मौजूद है। तो असल बात यह कि ये हार चुके हैं, इसलिए ट्रंप भी इस तरह के प्रपोजल्स के साथ जो है वो इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ था, जो रिकॉग्निशंस हुई थी, उसके बाद अमेरिका बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया था, इजराइल बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया था। तो ये बिल्कुल उसका नतीजा था कि अब अमेरिका ने कुछ ना कुछ प्रपोज करना है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ स्टांस लेकर खड़ी हो गई है। तो ये उन्होंने डीप कंस्पिरेसी की है, एक ऐसा सो कॉल्ड पीस प्रपोजल जो इजराइल ने अपने मुताबिक उसको मैनिपुलेट किया है, ठीक है ना। और इसका बुनियादी मकसद वन ऑफ द ये है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको डिफ्यूज किया जाए, नैरेटिव जो इजराइल के हक के मुताबिक चलाया जाए। देखिए ना, यानी ट्रंप ये कहता है कि अगर हमास ने इस पर हां ना की तो फिर नेतन्याहू तुम्हें जो करना कर लो। ये क्या है, मतलब ये कोई पीस के लिए ये कोई एफर्ट है, और नेतन्याहू ने पहले क्या नहीं किया जो अब करेगा। और ये तो इस तरह का काइंड ऑफ एक डॉग है, उसके गले से हम पटा खोल देंगे। तो इस बंदे ने, जो सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल, इसने अब से पहले क्या नहीं किया जो अब अमेरिका उसको खुला छोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ वो जो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है जंगबंदी के लिए, उसको इस अंदाज में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अगर हमास एग्री कर ले तो भी इजराइल के फायदे में हो, और अगर ना करे तो फिर एक जवाब हो जंग को जारी रखने के लिए। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देयर आर नेवर परफेक्ट प्रपोजल्स। अब ये मैंने आपको बताया कि 2 चीजें जारी हैं, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी हैं और जो है इसके रिजेक्शन में आर्गुमेंट्स भी हैं। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ताजा तरीन इंटरव्यू में बताया कि कोई भी प्रपोजल परफेक्ट नहीं होगा, उसमें चैलेंजेस भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। तो ये फैसला करना है फलस्तीनियों ने कि वो इसमें क्या करेंगे। ये बात सही है कि परफेक्ट प्रपोजल तो कोई नहीं आ सकता, और पिछली वीडियो में मैंने यही बात की कि अमेरिका कभी भी वो प्रपोजल नहीं देगा जो बिल्कुल जो है वो फलस्तीनियों के हक में और बिल्कुल इजराइल के खिलाफ हो। इसमें इजराइल को एक प्रॉपर फेस सेविंग दी गई है, इजराइल के पास वो शैडो अथॉरिटी दी गई है कि वो इनको एक्सप्लॉइट कर सके, वेस्ट बैंक के अंदर अपनी एक्सपेंशन जारी रख सके, गजा को डिफरेंट अंदाज के अंदर जब ऑक्यूपाई कर सके। ये सारी चीजें तो इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो काफी क्रिटिकल टाइम है कि इसको वो किस तरह से अब इसका जवाब देते हैं, क्योंकि डीप कंस्पिरेसी भी है लेकिन उसको कन्फ्रंट तो करना है। और जिस तरह से नेतन्याहू ने इसको मैनिपुलेट किया, अरबों के साथ कुछ और तय हुआ और बताया जब वो कुछ और गया। जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है ओहद बराक, उसकी 2 बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये काफी लंबे अरसे से जंगबंदी की बात कर रहा है। इसने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ट्रंप का, ये एक्सीलेंट है और अ टफ डिफीट फॉर नेतन्याहू एंड ही विल ट्राई टू थ्वार्ट इट। उसने कहा ये नेतन्याहू की डिफीट है, क्योंकि जो नेतन्याहू के डिक्लेयर्ड गोल्स थे कि वो डायरेक्टली ऑक्यूपाई करेगा, वो तो नहीं कर पा रहा है। और अगर वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेज होंगी, अरब फोर्सेज होंगी, तो ये कौन सा नेतन्याहू चाहता था। तो ये देखें सारे अप्रोचेस हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ओहद बराक कह रहा है ये डिफीट ऑफ नेतन्याहू है। और
नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट्स हैं गजा की बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने की, ये वॉर क्राइम्स हैं। उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये वॉर क्राइम कर रहा है नेतन्याहू। और जो बैन गवर है उसने क्रिटिसाइज किया है ट्रंप के इस प्लान को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, उसने क्रिटिसाइज किया इसको और कहा कि ये इजराइल के लिए डेंजरस है और गजा तो किसी और के हाथ में चला जाएगा, वहां पर तो अरब फोर्सेस आ जाएंगी, तो फलस्तीन भी तो अरब हैं, अगर वहां पर अरब फोर्सेस आ जाएंगी तो फिर हमने क्या उसमें हासिल किया, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें इसमें हैं। देखिए जब लोग अंदर जाएंगे और जब नेतन्याहू से इनके एक्सट्रीमिस्ट पूछेंगे कि भाई तुमने क्या अचीव किया इसमें, तो अंदर की भी तो एक फाइट जारी है ना। तो इसराइल अपने बोझ में खुद ही जो है वो दबता चला जा रहा है। खैर कुछ भी आइडियल नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और जहां पर इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं और जब तक इसराइल मौजूद है यहां पर आपको कोई अमन वाली सूरत हाल तो नजर नहीं आएगी कि यार ये सीधा रास्ता है, ये अमन का रास्ता है, ये ले लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोनों ही टेढ़े और मुश्किल रास्ते हैं। इसमें देखते हैं कि हमास उसमें क्या एग्री करेगी। एक और वाकया हुआ है, कुछ देर पहले ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके मुताबिक कतर पर हमला होगा तो अमेरिका मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जवाब देगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे अंदाजा होता है कि ट्रंप के लिए कितनी बड़ी गलती थी कतर पर अटैक करवाना और उसको जरा सुधारने की और दोबारा से अमेरिका इंटरेस्ट जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रहा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने की जरूरत क्यों पेश आई। और जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा हुआ है उसने भी अमेरिका को मजबूर किया है कि वो अब इकदाम उठाए। तो अगर हमास इसको रिजेक्ट भी कर देती है तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा इस जंग को जारी रखना। देखें कतर ये बात कर रहा है ना कि जो हमसे बात डिस्कस की गई थी ये वो मुआहिदा नहीं है, इसमें मजीद डिटेल्स की जरूरत है। तो अरब इस बात का कहीं ना कहीं इजहार तो कर रहे हैं कि ये वो बात नहीं है जो हमसे की गई थी। तो अगर हमास इसको रिजेक्ट कर भी देती है तो अमेरिका जो मर्जी बयानियां बनाता रहे, दुनिया को असलियत पता है, तो ये इतना आसान नहीं होगा इस जंग को जारी रखना। और इसराइल अभी तक जीता नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। हमास मौजूद है और उनकी रोजाना हलाकतें इजरायली फौजियों की हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं। और अभी उसने धमकी लगाई है तो आगे से गजा ने रॉकेट्स फायर कर दिए हैं। और कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसराइल के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। इनसे ज्यादा तो कोलंबिया ब्रेव साबित हुआ है, स्पेन, आयरलैंड ये ज्यादा ब्रेव, डेनमार्क और नॉर्वे वो इनसे ज्यादा ब्रेव साबित हुए। ये तो अभी तक अपनी एयर स्पेस भी इजराइल के लिए बंद नहीं कर सके। और तारीख में ये लिखा जाएगा कि वहां पर फलस्तीनी मारे जा रहे थे और ये जो हैं ये इजरायली एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए थे, ये इजरायली एम्बेसडर्स को भी एक्सपेल नहीं कर सके, ये भी तारीख में लिखा जाएगा। और चाइना ने ईरान के हक में स्टेटमेंट जारी की है। चाइना ने कहा है कि जो ट्रंप जिस न्यूक्लियर डील से निकला था वो असल वजह है कि जिसकी वजह से ये सारा ईरान का क्राइसिस खड़ा हुआ है। और ट्रंप क्यों निकला था? नेतन्याहू की वजह से। तो चाइना के थिंक टैंक्स में पहले बात कर चुका हूं और चाइना की लीडरशिप यह समझती है कि वेस्ट के लोग अच्छे लोग हैं, ये इजराइल है जो उनको जंगों में बार बार ड्रैग करता है। ये चाइना की अंडरस्टैंडिंग है, उनके थिंक टैंक्स की, उनकी लीडरशिप की। तो अब उन्होंने नेतन्याहू का नाम तो नहीं लिया लेकिन उसने कहा अमेरिका जो निकला था। और अमेरिका क्यों निकला था? नेतन्याहू की वजह से निकला था। और उधर चाइना और जो साउथ कोरिया है वो भी करीब आ रहे हैं। और साउथ कोरिया ने अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया। चाइना और साउथ कोरिया में वीजा फ्री जो एक मुआहिदा हुआ है, वीजा फ्री एंट्री का मुआहिदा हुआ है। तो उसके ऊपर ग्लोबल टाइम लिख रहा है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है बियॉन्ड इकोनॉमिक डायमेंशन। ये पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है साउथ कोरिया में और चाइना में ये बढ़ेगा। तो वहां पर जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं वो अमेरिकन बिहेवियर की वजह से ये देख रहे हैं कि भाई हम चाइना के करीब क्यों ना हो जाए, हम यहां पर दोस्ती क्यों ना कर लें। हमें अमेरिकी फौज की जरूरत तो सिर्फ इसलिए है कि हमें चाइना और नॉर्थ कोरिया से खतरा है। तो अगर ये मामला हम खुद ही सॉल्व कर लें तो फिर हमें अमेरिकन फौज की क्यों जरूरत है, जिसकी वजह से हमें अमेरिका की वो डिमांड्स मानना पड़ रही हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो, और कोई ट्रस्ट भी नहीं है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुलगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।